आज का क्लास हम लोग फिर से केमिस्ट्री लेके आए। केमिस्ट्री में हम लोग परमाणु पढ़े थे, पदार्थ चैप्टर का परमाणु। तो परमाणु के 3 मौलिक कण बताए थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो कौन कौन था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही 3 को था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हमने देख लिया था कि इसका खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। ठीक है, ये सब तो आपको पिछला वीडियो से याद रखिएगा। सब पर चार्ज याद है। इस पर चार्ज कितना होता है? तो इस पर कोई निगेटिव चार्ज होता है, यानी माइनस ऋणात्मक होते हैं। कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? अगर प्रोटॉन पर पूछा जाए तो प्रोटॉन पर 1.6, ये प्लस में खाली ध्यान रखना है, दोनों पर सेम ही होता है। तो -19 कूलाम, बस यहाँ प्लस लगा देंगे तो प्रोटॉन और माइनस लगा देंगे इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो नो चार्ज। यहाँ तक तो ये सब हो ही गया था। अब देखें तो इसका भार भी हम बता दिए थे। भार जो होता है ना, भार बताए थे इसका, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर। तो यहाँ पर हम फिर से बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भार है मास, कितना होता है? मास, यानी मास को द्रव्यमान भी कहते हैं। भार कहिए या द्रव्यमान कहिए, दोनों बात एक ही होगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। आपको याद होना चाहिए ये सब। और उसके बाद देखें तो प्रोटॉन पर कितना होता है? तो 1.6725, यही था। गुने 10 पावर कितना? -27 kg। और सबसे भारी कौन था? सबसे भारी था न्यूट्रॉन। सबसे भारी कौन? न्यूट्रॉन था। इस पर कितना होता है? तो 1.6748 गुना 10 पावर -27 kg, यही था। ये सब आपको याद रहना, पहले से याद रखना है। इसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में सबका भार या द्रव्यमान का के। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे, ये इसका ओरिजिनल भार है। ये इसका क्या है? ओरिजिनल भार। ओरिजिनल मतलब समझते हैं, कोई भी चीज ओरिजिनल होता है ना, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई चीज सही बोल देते, क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब क्या है? कि एकदम सही। तो एब्सोल्युटली इसको कहेंगे मास। तो ये हो गया एब्सोल्यूट मास। कौन सा? एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास। और एक और होता है, आपको वो भी याद रखना होगा, जिसको हम लोग AMU कहेंगे, उसको रिलेटिव मास कहते हैं। रिलेटिव मास होता है कि किसी से रिलेशन जोड़ के। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 80 किलो का है, अब कहेंगे कि समाज में इतना 80 किलो का कितना आदमी है, तो जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन हम उसी में एक औसत आयु ले लेते हैं 40 किलो, तो अधिकतर आदमी मिल जाएगा 40-50 किलो के बीच में। तो इस तरह से हम देखें कि किसी चीज को हम मान लेते हैं कि 40 किलो का आदमी है। कितना किलो का? 40 kg का। अब इससे हम रिलेटिव मास बताते हैं। रिलेटिव मास यदि हम निकालें तो कैसे निकलेगा? तो रिलेटिव मास के लिए क्या करें? तो हम लोग जैसे बनाते हैं, मान लीजिए ये 40 किलो मान लेते हैं, इसको हम x है, क्या है? अब किसी का वजन है मान लीजिए 80 kg। कितना kg है? 80 kg। अब कहेंगे इसका रिलेशन क्या है, यानी रिलेटिव मास अगर उसका निकालें तो हम कह सकते हैं इससे दुगुना है ये, यानी रिलेटिव करें तो दुगुना है। तो यानी 2 गुने x लिख सकते हैं, यानी 2 गुने x, x मान कितना है? 40। यानी कैसे निकला? 80 में 40 भाग दे दीजिए, 2 आ जाएगा, यानी 2x। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी 60 kg का है। क्या kg का है? 60 kg। तो इसे रिलेशन करें तब बताइए कितना होगा? 60 kg का आदमी है तो 60 kg का आदमी है तो क्या होगा? 1.5 गुना है इससे, यानी 1.5x। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कोई आदमी अगर 40 किलो का है तब उसका रिलेशन क्या हो जाएगा? सीधा x। मतलब इस रूप में लिख रहे हैं, इसी को हम रिलेशन बना रहे हैं। x के साथ क्या बना रहे हैं? रिलेशन। इसको कहते हैं रिलेटिव मास। इसी को केमिस्ट्री में AMU के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चीज का एक और निकाल लीजिए, मान लेते हैं 70 kg का कोई आदमी। अब इसका रिलेटिव निकालिए, क्या आएगा इसका रिलेटिव यदि निकाले तो 40 kg में देखिए तो क्या है, क्या करने पर 70 किलो आएगा? तो 40 का 1.5 गुना 60 था, यानी 1.75 करे x है ऐसा। तो 1.75 भाग दे करके निकालेंगे, निकल जाएगा, इतना ही आएगा। तो मतलब समझ रहेंगे ना कि इसको हम कहेंगे रिलेटिव मास। इसी तरह से ये क्या है? ये सभी पूरे दुनिया का किसी भी आदमी का वजन हम रिलेटिव मास में निकाल सकते हैं। कोई भी आदमी कितना भी किलो का है, इसे रिलेशन हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में हर जगह कौन चीज उपस्थित रहता है? तो केमिस्ट्री में हर जगह उपस्थित रहता है कार्बन। तो हम कार्बन के एक परमाणु का भार लेते हैं, जिसको हम कहते हैं AMU। क्या कहते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट में क्या है? तो कार्बन के एक परमाणु का भार है। ठीक है, और इसका मान आपको याद रखना होगा, 1 AMU में होता है 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। कितना? 1.6 × 10⁻27
kg होता है किसका, एक AMU का मान। AMU किसका भार है, कार्बन के एक परमाणु का भार है। ये भी ध्यान रखना है, ये पहले से तो ये पढ़े होंगे कि एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन ये पता नहीं होगा ये है क्या, कार्बन के एक परमाणु का भार है, इसी को AMU लिया गया। ठीक है, अब इससे अगर रिलेशन जोड़े तो रिलेटिव मास का रहेगा, तो हम इन तीनों का रिलेटिव मास यदि लिखें, यानी इलेक्ट्रॉन का भी, प्रोटॉन का भी, न्यूट्रॉन का, अगर प्रोटॉन का निकालते हैं रिलेटिव मास कितना होगा, क्या करेंगे रिलेटिव के लिए, इससे भाग देंगे, जैसे यहाँ भाग देते थे तो यहाँ भी भाग देंगे, तो हम लोग प्रोटॉन का निकाल रहे हैं, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का कितना है 1.6। देखिए यहाँ तक तो मिल रहा है, तनी मनी ज्यादा है ना, तनी मनी ज्यादा है, लगभग बराबर है, यानी प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास और रिलेटिव मास लगभग क्या है, बराबर है, लेकिन तनिया ज्यादा है, तो इसको भी लिखने का हम भाग देंगे ना, तो अब भाग दे के उतना क्या कचरा करेंगे, तो अभी रेडीमेड का जमाना है, सीधा रेडीमेड में सीधा आंसर लिख देते हैं, आप लोग डायरेक्ट ही याद कर लीजिएगा, होता है 1.007, 1.007 अगर भाग देके निकालेंगे। इसी तरह से अगर न्यूट्रॉन का निकाले, न्यूट्रॉन का भी देखिए, तो न्यूट्रॉन का 1.6 का तो मिल रहा है, तनी इससे थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा क्या है ज्यादा, तो थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे, 0.08 कर देंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास है या AMU है, इसको कितना है 1.007, और ये न्यूट्रॉन कितना है तो 1.008। सबसे हौला कौन है, सबसे हौला है इसमें इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे सबसे हौला कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का निकालें तब कितना आएगा, तो हौला है तो अगर भाग देंगे तो और ज्यादा छोटा होगा, क्या होगा, छोटा, तो एक से भी छोटा होगा, तो 0.0005 होता है। ये तीनों को याद रखेंगे। ठीक है, ये है इसका AMU का ये या रिलेटिव मास का ये, किसी भी चीज का दो मास निकलेगा, एक एब्सोल्यूट मास और एक रिलेटिव मास। रिलेटिव मास भी आपको याद रखना है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे करके नाभिक आपको किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, इस तरह से। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है और जानते भी हैं ये कि नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको सुव्यवस्थित समझते हैं ना, कि किस कक्षा में कितना रहेगा, इसका मॉडल किसने दिया था, तो बोर बडी ने दिया था, जिसको बोर परमाणु मॉडल भी कहते हैं या बोर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसने दिया था। अब देखें हम लोग यहाँ पर कि परमाणु संख्या, अब सबका संख्या निकालना, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा किसी भी तत्व में, ये निकालना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ध्यान से, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों को आपको ध्यान देना होगा कि हिंदी और इंग्लिश, साइंस में जो है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेम वैल्यू हो जाता है, इसलिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पर भी पूरा फोकस करना है। इसको जैर द्वारा लिखते हैं, किसके द्वारा लिखते हैं, जैर द्वारा। ठीक है, तो जैर द्वारा लिखेंगे परमाणु संख्या को। क्या होता है ये, तो सबसे पहले देखिए किसी भी एक तत्व को लेते हैं, सोडियम है यहाँ पर 11, यहाँ 23, ये जो है ना ये नीचे में रखा गया, इसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। और जो ऊपर में होता है ये परमाणु भार या द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसी को द्रव्यमान कहिए या भार कहिए। तो ऐसे इसको तरीका से याद रखने के लिए कभी भी भार चीज उठाएंगे तो हमेशा ऊपर रखते हैं। जैसे बोझा उठाना है कहाँ रखेंगे, सर पर रखेंगे, यानी ऊपर। ऊपर जो होगा भार होगा और जो नीचे होगा संख्या होगा, नीचे संख्या ऊपर भार। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये परमाणु संख्या है। आखिर परमाणु संख्या होता क्या है, तो प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ऐसे याद रखेंगे, प्रोटॉन की संख्या यानी किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और प्रोटॉन की संख्या यहाँ समझिए, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी क्या कह सकते हैं, तो परमाणु संख्या। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन एक ही है कि इलेक्ट्रॉन को आवारा कण कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, आवारा कण। अब आप बताइए किसी भी चीज को, यहाँ तो परमाणु संख्या निकालना है, यहाँ तो क्या होना होगा, अस्थिर। और अस्थिर होने के लिए कभी भी आवारा आदमी के साथ कोई चाहेगा रहना, तो कोई नहीं चाहेगा रहना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम परमाणु संख्या नहीं करते हैं। वो बड़ा चक्कर पकड़ करता है, कभी भी किसी के साथ कोई दूसरा आ गया, कोई भी मान लीजिए दूसरा तत्व आया, उससे रिलेशन बना के उसके साथ मिल जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा संख्या बदलती रहता है, जिसके कारण इसको परमाणु संख्या की श्रेणी में नहीं दिया जाता है। तो परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होता है, क्योंकि चक्कर पकड़ ज्यादा करता है। तो चलिए, तो याद रखना है इसको कि प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं कहते हैं, इसको पी द्वारा लिखते हैं। अब बताइए, इस तत्व में पूछेगा कि परमाणु संख्या कितना है, 11, तो प्रोटॉन की संख्या कितना है,
वो भी तो 11 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है। यानी प्रोटोनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, यानी जितना प्रोटोन उतना ही परमाणु। तो ये क्या हो जाएगा, 11 प्रोटोन और 11 परमाणु संख्या। जो ऊपर होता है ना, इसको परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु भार। अब परमाणु भार होता क्या है, तो देखिए रदरफोर्ड ने एक चीज बताया था कि किसी भी तत्व का अधिकांश भाग होता है, क्या होता है, खोखला होता है। किसी भी तत्व का अधिकांश भाग खोखला होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमाणु का जितना भी भार होता है उसके नाभिक में निहित होता है। कहाँ होते हैं, नाभिक में। तो ये नाभिक में होता क्या है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। अगर हम प्रोटोन जान गए, मतलब कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो पूरा भार मिलेगा, नहीं समझे। पूरा भाग खोखला है, इसका अगर भार निकालना है, तो भार निकालना है तो सभी संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ निहित रहता है, तो नाभिक में रहता है। नाभिक में दो चीज, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। तो मतलब प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा भार मिल जाएगा। यानी प्रोटोन की संख्या तो हम जान ही गए, प्रोटोन की संख्या जाने गए हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अगर जोड़ दे तो क्या निकल जाएगा, पूरा भार। यानी कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ के परमाणु भार बनता है। तो परमाणु भार कहिए या परमाणु द्रव्यमान कहिए, बातें क्या हो जाएगा, तो हम परमाणु भार लिख देते हैं। इसको ए से लिखा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, मास माने द्रव्यमान या भार भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे वेट होता है भार का, लेकिन द्रव्यमान कहेंगे, ठीक है। तो परमाणु भार या द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, क्या कहेंगे, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल यानी जोड़ को हम लोग परमाणु भार कहते हैं। इसे ए द्वारा लिखा जाता है। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए तो यहाँ पर जैसे ये सोडियम है सोडियम। सोडियम में प्रोटॉन की संख्या पूछे थे 11, या परमाणु संख्या भी 11 ये हो जाएगा। और परमाणु भार कितना है, परमाणु भार 23 है। अगर पूछेगा इसमें न्यूट्रॉन तब कितना है, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करें, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करें, परमाणु प्रोटॉन संख्या मिले है, भार मिले है, पूरा भार हम जानते हैं 23 किलो है। अगर उसमें से दो चीज से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन अगर 11 किलो है तो बोलिए न्यूट्रॉन क्या किलो होगा, क्या करेंगे, 23 में से 11 को घटा देंगे, निकल जाएगा 12। यानी क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। यानी हम न्यूट्रॉन की संख्या बराबर अगर लिखें तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब कौन चीज, ए। यानी ए मतलब परमाणु भार में से माइनस कर देंगे परमाणु संख्या यानी जेड। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा ए माइनस जेड। ऐसे आपको ये सब ही नहीं रटना है, रटना नहीं, समझना है। समझिए ताकि आप खुद निकालिएगा भी और काम भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रट देंगे खाली फॉर्मूला रटने से कभी होने वाला नहीं है। इसे समझिए कि परमाणु जो भार होता है पूरे नाभिक के भार के बराबर होता है। नाभिक में दो चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हम जानते हैं, न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूट्रॉन क्या है, तो परमाणु भार में से अगर प्रोटॉन घटा देंगे क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु भार को ए द्वारा लिखते हैं और परमाणु संख्या को जेड द्वारा, दोनों को घटा देंगे, बस हो गया, मिल गया न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना भी कोई बड़ा बात नहीं होगा। अब याद रखना है, प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर। कब, जब तक वो स्थिर है तब तक। जब ये या बारह वाला काम या त्याग या ग्रहण किया तो ये बदल जाएगा, इसलिए इसको परमाणु संख्या के श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो इतना तक आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये बात अगर समझ में आ गया है तब हम चलते हैं इसका फॉर्मूला से अब कुछ निकलवाते हैं। देखिए ध्यान से एक आध को क्वेश्चन करवाते हैं। अभी जैसे यही सोडियम है, सोडियम का कहेगा सब कुछ निकालें। जैसे परमाणु भार ए निकालना है, कहेगा परमाणु संख्या जेड निकालिए, प्रोटॉन की संख्या निकालिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए। क्या आप निकाल सकते हैं, तो इसको आप देखिए निकालना, एक निकालते हैं, एक आध को आप लोग बनाइएगा, ठीक है। बोले परमाणु भार कितना है, परमाणु भार को ऊपर लिखा जाता है तो 23। इसको देख कर ही हम सब कुछ निकाल देंगे। परमाणु संख्या तो यही है, परमाणु संख्या कितना है 11, और जितना परमाणु होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन की संख्या में कितना 11, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी 11। और न्यूट्रॉन कितना होगा, परमाणु भार में से घटा देंगे परमाणु संख्या। परमाणु भार कितना है 23 माइनस 11 यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। सब चीज निकल गया। तो चलिए इसी तरह से आप लोग एक निकालिए, थे कार्बन लिखते हैं 12, इसका निकालिए ये बोलिए कितना होगा, ये तो वही 12 हो जाएगा। जेड कितना होगा, तो ये 6 हो जाएगा। तब पी कितना होगा, यानी प्रोटॉन कितना होगा, जितने जेड उतना ही पी, ये भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 12 में से 6 को घटा देंगे, यानी ऊपर में से नीचे वाला घटा दीजिए, यही न्यूट्रॉन है, ठीक है। घटा के तो क्या करेंगे, 12 - 6, ये भी 6 निकल गया सबका मान। तो समझ में आया ही, निकालना है समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल एक आध को और करवा देखिए। तो चलिए एक और करवा देते हैं, आर्गन का ले लेते हैं, कौन सी ले लेते हैं, आर्गन का होता है 18 और 40, ठीक है। अब इसका निकालिए, तो बोलिए तो इसका यही मीटर दें। अभी देखिए थे 18 और 40 है, बोलिए 18 और 40 का ए बोलिए कितना होगा,
ए कितना हो जाएगा, तो ये परमाणु भार ऊपर का ए है, ये क्या है जेड है, और जितना जेड होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही पी होगा, और उतना ही ई इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन 40 - 18, तो 40 - 18 करेंगे तो 22 आ जाएगा, आ गया 22। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन की संख्या। तो समझ में आया ये पूरा कहानी, क्या क्या निकालना है सब कुछ निकाल के रख देंगे 1 सेकंड में। तो चलिए आप लोग एक सवाल देते हैं, आप लोग खुद बनाइए। इसको कैल्शियम है 20 है, यहाँ 40 है, इसको बनाइए आप लोग, आप कमेंट में कीजिएगा इसका पूरा ZPEN, यानी सभी का सभी संख्या निकाल के इसको कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। अगर ये आपका होमवर्क है तो चलिए इसको नोट कीजिए, और अगला हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपका बदल सकता है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे अभी कहें इलेक्ट्रॉन की संख्या सब जगह समान हो रहा है तो नहीं होगा। अब इसके लिए देखें तो जैसे सोडियम ये है, सोडियम ले लिए 11 है, 23 है, इस पर एगो प्लस दे दिया, प्लस दिया तो बोलिए क्या करेगा, ग्रहण करेगा। किसी भी चीज पर प्लस तभी आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग, यानी कि एगो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग कर दिए, इसे ध्यान में रखेंगे। एगो प्लस है तो ठीक है, जैगो प्लस रहेगा त्यागो त्याग। जैसे आप देखिए तो इसका ए कितना है, ए तो 23 है, ये मतलब परमाणु द्रव्यमान, जेड परमाणु संख्या कितना है 11 है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा 11, न्यूट्रॉन कितना होगा तो 23 - 11, यानी 23 और माइनस का 11 12 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर निकाले तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन देखिए तो इलेक्ट्रॉन में पहले तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या कितना है 11, एगो त्याग किया, प्लस चार्ज है मतलब त्याग किया, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ग्रहण करेगा, ठीक है। त्याग किया तो एगो माइनस कर दिया, एक माइनस कर कितना आ गया 10। अब देखिए प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन क्या गो है 10 गो, बदल गया ना, क्या परमाणु संख्या बदलेगा, परमाणु संख्या नहीं बदलेगा, समझ रहे हैं। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ध्यान से देखिए। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कितना होता है 13 और 26 होता है, इस पर मान लीजिए +3 चार्ज है। अब इसका सब कुछ निकालिएगा, रुकिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरे जगह हम देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। एल्युमिनियम 13 है, 26 है, +3 चार्ज है। अब बताइए इसका निकाल लीजिएगा सब कुछ, क्या करेंगे, ए बोले ए 26 हो जाएगा, जेड कितना होगा, जेड यानी 13, और पी प्रोटॉन भी 13, जितना ये उतना ही ये। इलेक्ट्रॉन अब निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के बराबर 13, लेकिन 3 को त्याग किया, प्लस चार्ज है तो त्याग किया, तो -3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। देखिए प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना अब कि क्यों इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या नहीं कहते हैं। और न्यूट्रॉन निकालना होगा तो 26 - 13 यानी 13 ही आ जाएगा। इस तरह से निकाला जाता है। तो आप लोग अब उत्तर निकाल लीजिएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, सभी का सभी। चलिए एक आध एग्जाम्पल, ये वाला भी ये लिख लीजिए और ये लिख लीजिए, ये दोनों को, यहाँ भी है यहाँ भी है, ये दोनों को दर्शा लीजिएगा ताकि निकालना सीखिए। अगर यहाँ माइनस रहता तब क्या करते सर जी, तब हम जोड़ते, क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। माइनस रहेगा मतलब ग्रहण किया, ग्रहण किया तो बढ़ेगा, ठीक है, प्लस रहेगा त्याग किया यानी घटेगा, ठीक है। ऐसे करके ध्यान में रखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझिए, आगे हम लोग बढ़ाते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं, कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं ना जिसके परमाणु भार क्या हो जाते हैं बराबर, या कभी कभी परमाणु संख्या बराबर हो जाते हैं, तब इसके लिए हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए कार्बन है, कार्बन छोड़िए कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है और 40 होता है। परमाणु संख्या आप लोगों को याद करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए 20 गो तो वैसे ही याद हो जाता है, ट्रिक से ही, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट वाला पर, इस तरह से ट्रिक से ही याद कर लेंगे ना 20 गो। उसके बाद 10-15 गो एक्स्ट्रा याद कर लेंगे, पूरा हमारा केमिस्ट्री का पूरा हौला हो जाएगा। केमिस्ट्री में कभी भार जैसा नहीं लगेगा कि भारी विषय है। तो याद कर लीजिएगा परमाणु संख्या, परमाणु संख्या याद करने से परमाणु भार भी याद करने में बहुत सुविधा हो जाता है। तो चलिए आर्गन अभी देखते हैं, आर्गन का कितना होता है, इसका परमाणु संख्या 18 होता है और परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। इसको ध्यान से देखिए तो ये दोनों क्या है बराबर है, परमाणु भार दोनों का क्या है बराबर है। अलग अलग तत्व है लेकिन परमाणु भार क्या है बराबर है। जब ऐसा हो जाए कि दो तत्वों के परमाणु भार यदि बराबर हो तो उसे हम कहते हैं सम माने बराबर भार, तो समभारिक। कौन चीज कहते हैं समभारिक, इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। समझ में आ रहा है समभारिक किसको कहते हैं। तो वैसे दो तत्व जिनके क्या होते हैं परमाणु भार बराबर हो उसे समभारिक या आइसोबार कहा जाता है। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनका परमाणु संख्या बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसको क्या कहेंगे समभारिक, क्या कहेंगे समभारिक,
आप लोग परिभाषा तो अपना सुनिए, अपना लिख लीजिए, नहीं तो नहीं होता है। जैसे कार्बन है 6 12, एक कार्बन का होता है 6 परमाणु संख्या और 14 होता है परमाणु भार, ठीक है। इसका लिखिए तो ये तो बराबर है नहीं, बराबर कौन सी है, परमाणु संख्या बराबर है। परमाणु संख्या जब बराबर होते हैं तब इसको क्या कहेंगे, तेरा कहते हैं समस्थानिक। क्यों कहते हैं समस्थानिक, इसको समझिए। हमारा जो पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल देखिए यहाँ पर दे देते हैं। पीरियडिक टेबल में जो सजाया गया है तत्वों को, ये तत्वों को सजाने के लिए जो परमाणु संख्या के ही आवर्त फलन पर सजाया गया है, यानी परमाणु संख्या के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से सजाया गया। तो देख लीजिए, जैसे अभी हम देखें कार्बन को, तो कार्बन को देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पर कार्बन होगा ना। तो ये परमाणु संख्या के आधार पर, तो मतलब कि स्थान क्या होगा, दोनों का समान होगा, इसीलिए दोनों कार्बन ही लिया गया। भले परमाणु भार अलग अलग है, लेकिन कार्बन क्यों लिया गया, एक ही स्थान पर दो तत्व तो रखेंगे नहीं, तो दोनों एक ही प्रकार के तत्व है, लेकिन भार क्या है, बराबर है, इसलिए समस्थानिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, समस्थानिक। तो समस्थानिक का परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसे दो तत्व जिनके परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। समभारिक में परमाणु भार बराबर हो, कुछ नहीं है इसमें, सम नाम से ही काम है इसका, ठीक है। अब क्या हो जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक लेते हैं एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं, क्या ले लें, एक सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम 11 होता है। एक मैग्नीशियम ले लेते हैं, इसका 12 होता है, और इस पर प्लस दे देते हैं, इस पर +2, यानी दो त्याग है, ये एगो त्याग, एगो ये 2 का त्याग, यानी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यहाँ देखिए तो परमाणु संख्या तो बराबर है ही, परमाणु संख्या बराबर है नहीं है, परमाणु भार तो बराबर नहीं होगा, 23 होता है, 24 होता है, तो ये तो बराबर नहीं है, तो न है। तो अब हम करें क्या, तब हमको इसको निकालना होगा। क्या करें, तो हम देखिए थे ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यदि निकालें, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन की संख्या 11 माइनस एगो त्याग किया, कितना आ गया 10। यहाँ भी अगर निकाले इलेक्ट्रॉन तो क्या आएगा, 12 है, और 2 का त्याग किया, 2 घटा देंगे, कितना आ गया 10, यानी दोनों जगह इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, समान हो गया। इसको कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक देखिए, ये इस दोनों को देखिए, ये दोनों देखकर ही पता चल जाता है, यानी देखने से ही कि भार बराबर, देखते ही ये दोनों बताना बहुत आसान है। कारण क्या है, जिसको मोतियाबिंद नहीं हो, यानी अंधा व्यक्ति नहीं हो, वो तो देखकर ही इसका बता सकता है कि दोनों बराबर है, समभारिक। अगर परमाणु संख्या दोनों बराबर है, समस्थानिक, लेकिन सम इलेक्ट्रॉनिक बताने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, ये दिखाई नहीं देगा। ये कहेंगे कि डायरेक्ट देख के बोल दे, तो ये देख के बोलने वाला नहीं है, क्या करना होगा, निकालना होगा, बिना निकाले निकलने वाला नहीं। तो मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम लोग जांच करेंगे, उसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तब होगा, ठीक है। अब देखिए तो कभी कभी और भी घटना हो सकता है, जैसे हम देखें एक और घटना करते हैं, ले लेते हैं फास्फोरस, ले लेते हैं, 15 होता है, 31 होता है, ठीक है। एक सिलिकॉन ले लेते हैं, इसका 32 होता है, 16 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये दोनों बराबर है, नहीं है, मतलब समस्थानिक भी नहीं है, 31 32 है, यो बराबर नहीं है, क्या समभारिक होगा, तो समभारिक भी नहीं है। अब जब तक प्लस या माइनस नहीं दिया गया तब तक सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होने वाला है, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए यहाँ प्लस या माइनस लगना जरूरी है। अगर जब तक प्लस माइनस नहीं लगता है तब तक सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो आप लोग डायरेक्ट ध्यान रखिए, जब भी प्लस या माइनस लगा देना, समझ लीजिए वहाँ सम इलेक्ट्रॉनिक की बात है, ये कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखेंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए हरदम जांच करे की करे, कुछ नहीं करना है, प्लस या माइनस लगल है, ऊपर में चार्ज यानी आवेश, तब तो आप निकालिए, नहीं तो नहीं है आयन लगा हुआ तो छोड़ दीजिए, वो इलेक्ट्रॉनिक कभी नहीं होगा, या तो समस्थानिक होगा या समभारिक होगा, ठीक है, और नहीं होगा तो नहीं होगा, ये दोनों। तो यहाँ देखिए पहले हम देखते हैं समभारिक। समभारिक के लिए क्या होना चाहिए, भार बराबर, भार बराबर है, अब मोतियाबिंद नहीं है तो बताइए, भार बराबर तो नहीं है, 31 है, यहाँ 32 है, नहीं है, यानी वो खत्म। समस्थानिक के लिए क्या है, यहाँ पर परमाणु संख्या बराबर, यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, 15 और 16 क्या बराबर है, तो ये भी बराबर नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं। अब प्लस या माइनस लगा है तो नहीं लगा है, मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होगा। तब हम करें क्या, तब हम न्यूट्रॉन निकालेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या भी निकालना सिखाए थे। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, तो परमाणु भार में से यानी ऊपरका में से नीचोका को क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटा के देखते हैं 31 में से 15 हो गया, कितना बचेगा, 31 माइनस 15, तो बच जाएगा 16 बचेगा।
यहाँ 32 में से 16 घटाएंगे, 32 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा, ये भी 16। ये क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है। क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। निकल गया, देखिए दोनों बराबर हो गया है दोनों बराबर। तो 16 और 16 बराबर है, तो दोनों बराबर है। तो इसको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोन। क्या कहते हैं, आइसोटोन। इसको क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो चारों परिभाषा समझ में आया। क्या क्या था, सबसे पहला कि अगर भार बराबर है, दो तत्वों का भार बराबर है, समभारिक। दो तत्वों का परमाणु संख्या बराबर है, समस्थानिक। अगर दो तत्वों का इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तब उसको क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। जब दो तत्वों का न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो तो उसे सम न्यूट्रॉनिक। ये चार चीज खत्म हो गया। इसको एक बार हम रफ सा फेयर बना देते हैं ताकि आप लोग और अच्छा से नोट कर पाए। ठीक है, चलिए समझ गए हैं इसको निकालना। चलिए निकालना समझना है, ध्यान से देखिए। फिर से इसको हम बनाते हैं। अपनी तैयारी पूरा ध्यान लगा के तैयारी कीजिए। एक बार में पहला अटेम्प्ट और निकल जाएगा हमारा कुछ पारा मेडिकल। कोई भारी चीज नहीं, पारा मेडिकल तो आसान सा है। बस आसान नहीं कर सकते जब तक आपका मेहनत नहीं हो। कोई भी चीज जो होता है ना, बिना मेहनत को कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान भी तभी साथ देगा जब आप मेहनत करिएगा। तो मेहनत पर है हमारा सब कुछ। चलिए, सबसे पहला क्या था, समभारिक। पहला क्या था, समभारिक। समभारिक, समभारिक को इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं, आइसोबार। ठीक है, आइसोबार। इसका भी एक एग्जांपल लिखते चलेंगे सबका। आर्गन है 18 था 40 था। ये वो क्या है, कैल्शियम 20 है 40 है। देखिए जो भार बराबर है इसको क्या कहेंगे, समभारिक। दूसरा है समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक इंग्लिश में क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स। इसमें क्या होगा, कार्बन C12, कार्बन C6 14 हो गया। इसमें क्या है, परमाणु संख्या बराबर है। ठीक है। तीसरा सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका भी एक एग्जांपल आप याद रखिए क्या होगा। तो जैसे सोडियम 11 23 1 प्लस, कथी प्लस आ देंगे। एक क्या था, मैग्नीशियम 12 और 24। यहाँ देखिए थे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है नहीं है। यहाँ पर एगो प्लस करेंगे, यहाँ पर दूगो प्लस करेंगे। तो इसको नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना है, चार्ज रहेगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है। चौथा क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं आइसोटोन। आइसोटोन खाली कहते हैं, यानी न्यूट्रॉन नहीं लिखेंगे, आइसोटोन लिखेंगे। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, एग्जाम्पल एक आदमी याद रखेंगे। 15 31 फास्फोरस का, और एक क्या था, सिलिकॉन कितना 16 और 32। इस तरह से याद रखेंगे आप लोग। पीछे हम जो सॉल्व किए हैं आप लोग फिर से नहीं होगा तो पीछा करके देख लीजिए, इसको याद कर लेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को जगह बचे ना, तो जैसे ये है, ये उतार लिए, इसके नीचे में इसको हम लोग, ये तो डायरेक्टिव बनल है, बिना मोतिया बिंदु वाला डायरेक्टिव बता सकते हैं देखे करके। इसको भी बिना देखे सीधा देखें और बता देंगे। मेन होगा सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक को जैसे निकाले थे अभी कि 11 में से 1 घटाएंगे, यहाँ 12 में से 2 घटाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 10 दोनों में समान आ जाएगा। ये पीछे कर दिए थे, आप पीछे करके भी इसको लिख सकते हैं और इसे अपना से निकाल लें। पीछे करने की जरूरत ही नहीं है, अगर सीख गए हैं तो निकाल लीजिए। ठीक है। उसके बाद इसको भी निकाल लेंगे ताकि एग्जाम्पल को हम निकाल के रखेंगे तो आगे चल करके मान लीजिए कभी दिमाग से उतर गया तो उल्टाने पर कॉपी पर याद आ जाएगा। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि आज तो एकदम लगता होगा समझ गए, एकदम बेस्ट लेवल से सीख गए तो अब कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको आगे भी रिवाइज करना है। मेन चीज़ होता है रिवाइजिंग, स्टडी पावर होता है। पढ़ाई जो होता है ना, मेन चीज़ होता है स्टडी, यानी सेल्फ स्टडी। हम कितना पढ़ा रहे हैं या आप कितना पढ़ रहे हैं हमसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना अकेले में यानी सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं, ये फर्क पड़ता है एग्जाम पर। तो मतलब एग्जाम की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए और बहुत ज़्यादा करके चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाए।
और समय में भी ये नहीं कर रहे हैं 24 ही हम लगाना है। 5 से 6 घंटा लगातार, 5 से 6 घंटा दिन रात मिला के दीजिए। 2 घंटा तो सुबह में दे दीजिए, कहीं सवेरे उठ गया, उसके बाद 4 घंटा 5 घंटा दिन में अपना पढ़ लीजिए मैथ आध घंटा तो निश्चित प्रत्येक दिन पर ही, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को रिवाइज हो पाए। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग आज के लिए छोड़ते ही इतना ही पर, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। जय हिंद।